नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा के मंच पर। आज बात कुछ अलग सी करेंगे। बात इसलिए अलग करेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक हमारा छोटा-सा पड़ोसी, जिसे हम कमज़ोर समझते रहे या हो सकता है जिसका हम मज़ाक भी बनाते रहे, आज वो अपने बड़े पड़ोसी को पीछे छोड़कर आगे चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। दरअसल फर्क भारत और बांग्लादेश के साइज का नहीं है। फर्क भारत और बांग्लादेश की पॉपुलेशन का नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। फर्क है दो देशों की लीडरशिप के सोच का। भारत को सच कहा जाए तो इसकी लीडरशिप का बड़बोलापन ले डूबा। सिर्फ बातें बातें बातें, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत शायद उन लोगों के सामने इतनी कमजोर जो चुपचाप काम करते हैं। अगर इकोनॉमिक आंकड़े उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि पिछले 8 साल को अगर लास्ट के 8 साल मनमोहन सिंह से कंपेयर करो तो मनमोहन सिंह की परफॉर्मेंस जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा बेहतर थी, जो 6.5% थी, और मोदी की 5.5% है। लेकिन क्या कहते हैं ना, जो चुप रहते हैं उनको ज्यादा ख्याति नहीं मिलती, ज्यादा नाम नहीं मिलता है। जो बड़बोले हैं, जो बड़े बड़े शेख चिल्लियों की तरह आपके साथ वादे करते हैं पर डिलीवर कुछ नहीं करते हैं, लोग उनकी ओर देखते हैं। लेकिन एक हमारी पड़ोसी हैं और एक उनकी लीडरशिप है। नाम है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। डायनेमिक, वाइब्रेंट, कम बोलने वाली मनमोहन सिंह की तरह। दरअसल पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो उन्होंने किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इट्स ए मैजिक, इट्स ए मिरेकल एंड इट्स ए लेसन फॉर मिस्टर मोदी की लीडरशिप किसे कहते हैं। सिर्फ बड़बोलेपन को लीडरशिप नहीं कहते, क्योंकि अगर आम आदमी की हालत में सुधार नहीं है तो फिर आपकी जो चमक दमक है सारी की सारी जो दुनिया को दिखा रहे हो उसके कोई मायने नहीं है। और इससे उल्टा बांग्लादेश किसी चमक दमक में नहीं जाता है, लेकिन ये कोशिश करता है कि जो मेरा आम इंसान है, आम नागरिक है, जो वहां के 17 करोड़ लोग हैं, क्या वो सुखी हैं? क्या उनकी पॉकेट में पैसा है? क्या वो चीजों को खरीद पाते हैं? क्या उनकी जिंदगी बेहतर है? दरअसल पिछले 8-10 सालों का अगर इतिहास उठा के देख लें तो शायद आप शॉक में आ जाएंगे कि एक साइलेंट लीडरशिप शेख हसीना की कैसे एक बड़बोली लीडरशिप मोदी के ऊपर भारी पड़ती है। भारी ही नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। बात 2014 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2014, वैसे थोड़े से आंकड़े और भी बता देता हूं। स्टार्ट कर लेते हैं दो देशों की पर कैपिटा इनकम से। ये पर कैपिटा इनकम वही है जो हमारा आईना है कि आम आदमी की पॉकेट कितनी बड़ी है। अमेरिका में जैसे 70-80 हजार की डॉलर की पर कैपिटा इनकम है, ब्रिटेन में करीब 45-50 हजार डॉलर की पर कैपिटा इनकम है, ऑस्ट्रेलिया में 50 हजार डॉलर से भी ज्यादा की पर कैपिटा इनकम है। बात 2007 की थी जब मनमोहन सिंह थे, तब भारत की पर कैपिटा इनकम आज से 15 साल पहले $1028 थी, $1028।
और तब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से आधी थी, $558। 50 नहीं तो 52 लगा लो, 53 लगा लो, 55% कर लो, 52-53% कर लो, बस मोटा मोटा बांग्लादेशी की, एक आम बांग्लादेशी की पर कैपिटा इनकम इंडियन से आधी थी। लेकिन 2014-15 के बाद जैसे ही मोदी जी आए, भारत की पर कैपिटा इनकम को ग्रहण लगना शुरू हो गया और 2007 से 2014 तक जो बहुत तेजी से भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, उसके अंदर रुकावट आनी शुरू हुई और रुकावट आई नोटबंदी से और जीएसटी से। 2020 आता है, जहां से आपका कोरोना शुरू होता है, तो ये आंकड़े जो हैं, ये 2020 के थोड़े से वो काउंट करते हैं उसमें। तो भारत का यहां पर कैपिटा था $1,929, $1,929। यही वो साल होता है जहां पे बांग्लादेश इंडिया को क्रॉस कर जाता है, यानी कि 13 साल के अंदर जो कंट्री हमसे आधा था, $1,000 के मुकाबले $500 पर कैपिटा में था, यहां पे $1,929 के मुकाबले $1,962 पे क्रॉस कर जाता है, लगभग $30-32 ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे हम 2022 के अंदर आते हैं, इस साल आते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, जहां इंडिया बहुत मुश्किल से रिकवरी करके $2,300 पे आता है। कहा जा रहा है कि $2,300 सब मिल मिला के, लेकिन $2,300 ये है नहीं, इससे कम है, क्योंकि रूपी थोड़ा डाउन हो गया है। जब ये लगाया गया था एवरेज तो 78 पे था, अब 82 पे हो, तो डाउन हुआ यहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश का पर कैपिटा जो था 506 जीडीपी उनकी हुई, वहां से हो गया 2,824। एक आम भारतीय के मुकाबले अप्रोक्सीमेटली $500 अधिक हो गया एक बांग्लादेशी का पर कैपिटा इनकम। साइलेंट लीडरशिप, बड़बोली लीडरशिप नहीं, जो कम बोलती है मनमोहन सिंह की तरह, शेख हसीना की, लेकिन धीरे धीरे काम करते गए। बात सिर्फ क्या कहते हैं कि पर कैपिटा की नहीं थी, बात बहुत सारी थी। दरअसल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की प्रोग्रेस आंकी जाती है। वहां पर जो बांग्लादेश का रैंक है 2022 में, वो 104 है 200 देशों के अंदर, 104। और भारत 121 पे चला गया, 121 पे। कितना पिछड़ गया आप सोचिए। दूसरी बात, भारत के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 70-72% है, जबकि बांग्लादेश में जो लिटरेसी रेट है वो 75% क्रॉस कर गया है, 75 क्रॉस कर गया है। आपको एक बात और बताऊं, अगर 15 से 24 के बीच की लिटरेसी देखा जाए, जिनकी उम्र 15 साल और 24 साल के बीच में ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बांग्लादेश की जो लिटरेसी रेट है 94.5% है, 94.5, जबकि इंडिया की 91.5% है। यहां भी इंडिया 3% पीछे है बांग्लादेश से। भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो करीब 70 वर्ष की है, 70 ईयर्स की है, और जो बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज एज होती है वो इस टाइम 74 वर्ष की है, 74 ईयर्स की है। आप सोचिएगा। एक चीज और जिसके अंदर भारत के कपड़ा निर्माता भाग भाग के अपना कपड़ा बनवाने के लिए बांग्लादेश चले जाते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में बांग्लादेश बहुत बड़ा नाम है। आज दुनिया के आप किसी भी स्टोर में चले जाइए और जब आप कपड़े खरीदने में जाएंगे तो आपको हर दूसरा तीसरा कपड़ा बांग्लादेश का मिल जाएगा। जहां पूरी दुनिया की कपड़े की एक्सपोर्ट मार्केट में 28% का हिस्सा 28% का हिस्सा चीन का है, वही बांग्लादेश का हिस्सा इस समय 6.8% है, जो नंबर 2 पे है वर्ल्ड में, और उसके बाद वियतनाम है 6.2% पे। और 2025 का ये ऑब्जेक्टिव है बांग्लादेश का कि वो 10% दुनिया का एक्सपोर्ट गारमेंट के अंदर हासिल कर लेगा। सिर्फ पिछले साल ही बांग्लादेश का गारमेंट का एक्सपोर्ट जो था $43 बिलियन का था, $43 बिलियन का था, जबकि इंडिया का, जो कि उससे 6 गुना बड़ा कंट्री है, इंडिया के गारमेंट एक्सपोर्ट थे $16 बिलियन, $16 बिलियन। हमारे यहां आपको याद होगा 3-4 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम
टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे और भारत को दुनिया का सबसे अव्वल देश बनाएंगे रेडीमेड गारमेंट में। ये टेक्सटाइल पार्क नहीं बने। फिर उसके बाद कहा कि हम भारत के अंदर अगले साल 75 पार्क बनाएंगे टेक्सटाइल के, जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। दोनों गायब हो गए, कहीं कुछ नजर नहीं आए। इस साल बजट में कहते हैं कि जैसा तिरुपुर है, तिरुपुर तो बेचारा वैसे ही लॉस में जा रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं गारमेंट मेकर सेंटर है, वो लॉस में जा रहा है। और फिर कहते हैं हम ऑलमोस्ट 70 से 100 नए टेक्सटाइल के ऐसे तिरुपुर बनाएंगे इंडिया में। मैंने कहा ना, बड़बोलेपन की एक लिमिट होती है, और वो बड़बोलापन ही इंडिया को मार गया। बांग्लादेश को एडवांटेज क्या होता है कि एक चीज होती है गारमेंट मेकिंग के अंदर, यूनिट कॉस्ट। अमेरिका में अगर कोई चीज आपको एक गारमेंट बनाना है नॉर्मल एवरेज तौर पर, तो उसकी यूनिट कॉस्ट आती है करीब 6 से 7 डॉलर। अगर इंडिया में वही गारमेंट का यूनिट बनाना हो तो कॉस्ट आती करीब 0.60 डॉलर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि करीब 48 रुपए, इंडिया की करेंसी में 48 रुपए आते हैं। वही चीज जब हम बांग्लादेश के अंदर जाते हैं तो 0.26 क्या कहते हैं कि कॉस्ट आती है, जो अप्रोक्सीमेटली 21-22 रुपए के आसपास आती है। इंडिया के बड़े बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे किसी को, वो अपने कपड़े अब इंडिया में नहीं बनाते हैं। वो बांग्लादेश की जो फैक्ट्रियां हैं, जो सैकड़ों में है वहां पर, और उसमें 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां तो ग्रीन लेबल है, और इंडिया के अंदर शायद 2 या 3 फैक्ट्रियां में ग्रीन लेबल नहीं है, जबकि बांग्लादेश में दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ग्रीन फैक्ट्रियां हैं, 100 से अधिक हैं। तो इंडियंस जो है सारे के सारे बांग्लादेश के पास चले जाते हैं, उन फैक्ट्रियों में जाके कपड़े बनवाते हैं। तो वो उनका एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पे चाइना भी उससे डरता है कि बांग्लादेश इज सो हाई इन दैट वन। अब रेडीमेड गारमेंट की दुनिया तो बांग्लादेश की है, जो अब बढ़कर करीब करीब 10% के आसपास आ जाएगी। इसके अलावा लेदर के अंदर भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में क्या हो कि अब जानवरों को ये मारने पर, और आपको जानते हो कि वो फिर वो कुछ हिंदूवादी परंपराएं चल रही हैं, उसकी वजह से सारा का सारा जो बिजनेस था, जो थोड़ा बहुत लेदर का था इंडिया में, वो शिफ्ट होके बांग्लादेश चला गया, और वहां से अब लेदर के गुड्स बनाए जाते हैं। सोशल इंडिकेटर्स पे तो बांग्लादेश भारत से बहुत ज्यादा आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। दरअसल 2016 तक मैं आपको बताऊं, बिना किसी हो हल्ले के शेख हसीना ने 99% बांग्लादेश सिटीजन्स के घर में टॉयलेट थी, जबकि हम सिर्फ ढोल नगाड़े बजाते रह गए कि हम ओपन डेफिकेशन जो था हमारा खत्म हो गया है और हर घर में हमने शौचालय पहुंचा दिया। इतना ज्यादा ढोल बजाया गया है सरकार के द्वारा टॉयलेट पहुंचाने का, लेकिन मैंने शेख हसीना को बांग्लादेश में ढोल बजाते नहीं देखा, और 99% सिटीजन्स को आज की डेट में वहां पे घर में टॉयलेट की सुविधाएं हैं। एजुकेशन, वहां पे एक रिमार्केबल एक प्रोग्रेस हुई है, खास तौर से गर्ल्स एजुकेशन के अंदर। वहां पर महिलाओं के अंदर जो एम्पावरमेंट है, ये दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश को बीट कर सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये हाल चाल है वहां पे। और बच्चों के जो वहां पर सोशल इंडिकेटर्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ की बच्चों की जो मृत्यु की संख्या होती है पर 1000 पे, जहां पे मदर्स की मृत्यु की संख्या होती है, जहां वो बच्चे को जन्म देती है, जैसे कहते हैं कि मदर्स मोर्टेलिटी रेट, उसमें बांग्लादेश भारत से कई गुना आगे है। भारत को बांग्लादेश के लेवल पे पहुंचने के लिए और 50 साल चाहिए होंगे, इतने एडवांस लेवल पे वो लोग पहुंचे हुए हैं। और जो फीमेल लेबर फोर्स है, बांग्लादेश बेसिकली एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट है, और वहां पर टोटल जो महिलाएं हैं उसका 37% जो महिला वर्क फोर्स है वो काम करता है। आप जाएंगे गारमेंट फैक्ट्री जो सैकड़ों हजारों में है, वहां पर 70% जो उनकी वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं। वो आप सोचिएगा, 70%। भारत में महिलाएं है ही नहीं, बल्कि जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं, जो हालांकि ऑफिशियली दिखाया जाता है कि 21% महिलाएं काम करती हैं, इन एक्चुअलिटी नाउ इट इज डाउन टू 10% एक्चुअली। भारत में सिर्फ 10% महिलाएं काम करती हैं, 90% महिलाएं काम नहीं करती, जबकि बांग्लादेश में 37% तो सिर्फ ऑफिशियली काम करती हैं, और जो एग्रीकल्चर में है वो अलग से है। अब आते हैं हंगर इंडेक्स। हम अपने पड़ोसी को छोटा समझते हैं कि वो गरीब है, उसकी कोई औकात नहीं है, जबकि उसकी पर कैपिटा इनकम हमको क्रॉस कर चुकी है काफी पहले से।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां भूखों की संख्या देखी जाती है, तो दुनिया में बांग्लादेश का जो रैंक है वो आप यकीन नहीं मानेंगे 88 है, और इंडिया का रैंक 117 देशों में 102 है। तो भूखा कौन सा देश है? आप दावा करते हो हमारे पास बहुत अनाज है, सब कुछ है, इसके बावजूद 82 करोड़ लोग भारत में भूखे सोते हैं। और ये वर्ल्ड की जो हंगर इंडेक्स है इसके अंदर रिफ्लेक्ट भी होता है। एक आम बांग्लादेशी की जिंदगी जो एवरेज एज है वो ऑलमोस्ट अब 73-74 ईयर्स पे है, जबकि हम 70 पर खड़े हैं। आप सोचिए ना कि कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है ये। इसको मैं क्या कहूं इस समय। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और पैरामीटर पे आते हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट मैंने बताया था, जो उसमें अनसेफ सैनिटेशन वगैरह है, लैक ऑफ हाइजीन है। तो भारत के अंदर ये 18.46 है मोर्टेलिटी रेट जो है, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 11.9 है। कितना ज्यादा फर्क है। दुनिया में एक चीज होती है जेंडर पैरिटी रैंकिंग, यानी कि जहां पे महिला और पुरुष एक साथ आगे बढ़ते हैं, और उसके अंदर जो बांग्लादेश है दुनिया में सिरमौर है इस समय। तो ग्लोबल जो पैरिटी रैंकिंग है महिलाओं की पुरुषों के साथ, वहां पे बांग्लादेश का जो रैंक है वो 50 नंबर का है। करीब 150 मुल्कों में 50 नंबर है। भारत का रैंक जो है 112 है। आप सोचिए ना कि फर्क कितना ज्यादा है, फर्क कितना ज्यादा है। लेकिन कौन इसको पहचानता है साहब? कौन इसके बारे में सोचता है? फिर मैं बात करता हूं वापस आके वो बड़बोली और ऊंची ऊंची क्या कहते हैं ना लीडरशिप, जो चमकदार लीडरशिप है, जो आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। कई बार तो भारतीय ये सोचते हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या होगा, पिछड़ा हुआ एरिया है, बिल्कुल बैकवर्ड है, वहां पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लोगों को रोटी नहीं मिलती होगी। लेकिन उन्हीं बांग्लादेशियों की पर कैपिटा इनकम $2800 से ज्यादा है, और वही भारतीयों की पर कैपिटा इनकम अब $2200-2300 में है। दूसरी बात, हमको लगता है कि हमारे यहाँ एक मॉडर्न एयरपोर्ट बने हुए हैं, बंदरगाह पोर्ट्स बने हुए हैं, हाईवेज बने हुए हैं, मेट्रोज हैं, सब कुछ है वहां पर, सब कुछ है। चलिए एक चीज और जोड़ देता हूं आपको मैं। हमारे यहाँ अभी 5G आया है, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, डिजिटल क्रांति आ गई, मोदी जी ने उद्घाटन किया, चलो अच्छी बात है, स्वागत है, अच्छी बात है। नेट बहुत स्लो है, 5G आएगा। मैं आपको बताऊं, पिछले दिसंबर में, पिछले दिसंबर में 2021 के दिसंबर में ढाका के अंदर 5G लॉन्च कर दिया गया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया साहब, हम तो बांग्लादेश 10 महीने पीछे हैं। तो वहां पर इस समय बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। हालांकि हो सकता है दुनिया की रैंकिंग उनको अभी ना मिले, लेकिन वहां पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और महिलाओं की संख्या बहुत है। वहां पर जापान का इन्वेस्टमेंट बहुत है, कोरिया का इन्वेस्टमेंट बहुत है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत है। और एक बात और बताऊं, आज बांग्लादेश इतनी बड़ी प्रोस्पेरस मार्केट है कंजप्शन के हिसाब से। मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है करीब करीब इस समय $450 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जो पिछले साल था। हालांकि 8 साल तक तो वो $300 बिलियन पे स्टैग्नेंट था। अब करीब करीब $450 बिलियन लास्ट ईयर चला गया। आपको यकीन आएगा कि इंडिया का सबसे बड़े जो, जहां इंडिया का माल जाता है वो कौन है? यूरोपियन यूनियन तो है ही है, अमेरिका भी है, तो ये यहाँ पे जो 2-3 देश हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, इंडिया का चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा इंडियन गुड्स का जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर कहा जाए वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश इज फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। कैन यू बिलीव इट? बांग्लादेश इज फोर्थ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंडियन गुड्स एंड दे इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हैवी मशीनरीज वगैरह ज्यादा जाती है, और वहां पे भी लार्सन टूब्रो, महिंद्रा वगैरह के प्रोजेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन आम बांग्लादेशी की जो हालत है वो हमसे बेहतर है, वो इकोनॉमिकली हमसे बेहतर है। वो सोशल इंडिकेटर में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर, मदर्स मोर्टेलिटी रेट के अंदर, उनके घर में टॉयलेट्स हैं, उनके घर में पानी है, सब कुछ है। और तो और अभी उन्होंने पद्मा ब्रिज ओपन किया है, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ उसका साहब, पद्मा ब्रिज का। पद्मा, गंगा जब बांग्लादेश में जाती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा ब्रिज पे जो उन्होंने जो ब्रिज बनाया है वहां पर, रेल और रोड का ब्रिज, अभी तो सिर्फ रोड ओपन हुआ है। सिर्फ एक ब्रिज बनाने से
1% जीडीपी उनका इंक्रीज हो जाएगा और उससे जो एक साउथ वेस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश को पूरी तरह से ढाका वाले पार्ट से अटैच होता है। दुनिया में कभी किसी हाईवे ओपन होने पे या किसी ब्रिज के ओपन होने पे कभी कुछ हंगामा होता है? नहीं होता है। लेकिन इस ब्रिज पे हंगामा हुआ पूरी दुनिया में, सबने बधाइयां भेजी। अमेरिका ने, कोरिया ने, जापान ने, चाइना ने, रूस ने और तो और यूनाइटेड नेशन ने बधाई भेजी बांग्लादेश को कि ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, मेगा प्रोजेक्ट, ये अपने आप में अतुलनीय है और बहुत बड़ा है। और ये बिना किसी मदद के, यानी कि किसी वर्ल्ड बैंक ने या एडीबी ने मदद नहीं की, सारे के सारे रिसोर्सेज खुद लगाए और उस एक ब्रिज की कीमत ही लगभग 30 से 40 हजार करोड़ टका उनकी करेंसी के अंदर है, जो ऑलमोस्ट समझो तो 30 हजार करोड़ इंडियन रुपीज में आता है एक ब्रिज के ऊपर। दोस्तों, कभी कभी हम भ्रम की स्थिति में जीते हैं और हम इतनी चमकदार भारत को दिखा रहे हैं और जब क्या कहते हैं ना कि हर चीज को ढोल बजा के पीटा जाता है, लेकिन वहां की लीडरशिप ढोल नहीं पीटती है, कोई बड़े बड़े गुणगान नहीं करती है, कोई बड़ी बड़ी स्पीच नहीं देती है, लेकिन कभी कभी अपनी बात इतने सटल तरीके से शेख हसीना कह जाती है कि उसको देखकर सुनकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो बाकी मंत्री हैं एम्बरेस हो जाते हैं। पिछली बार अभी आई थी शेख हसीना, भारत में थी, कुछ समझौते हुए हैं, उससे पहला उनका एक ट्रिप था। जब आई तो वो शायद मुंबई में थी या किसी और शहर में, तो एक लेक्चर स्पीच दे रही थी और सामने पीयूष गोयल बैठे थे। और जब लेक्चर देना शुरू हुआ तो उससे एक दिन पहले इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और बांग्लादेश के ऊपर भी बैन आ गया था। देखिए, उसके बाद स्पीच देते देते पीयूष गोयल सामने बैठे थे और शेख हसीना ने बिल्कुल सटल अंदाज में कहा, मुझे आज ही मालूम पड़ा कि आपने जो प्याज का एक्सपोर्ट है हमें बंद कर दिया है। आप पहले बता देते हमें थोड़ा सा, अचानक बंद कर दिया तो परेशानी तो हो गई ना हमें। तो अगर बता देते पहले तो बड़ी मेहरबानी होती, हम कोई और बंदोबस्त कर लेते। अब मैंने अपने रसोइये से बात की है, यानी कि उनकी शेख हसीना किचन में जो खाना बनाता है, मैंने अपने रसोइये से बात की है, भाई देखो प्याज तो मिलेगा नहीं, तो कम प्याज में या बिना प्याज के खाना बनाओ और ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। और सामने बैठे थे पीयूष गोयल और भारत के बाकी मंत्री, काटो तो खून नहीं। जो सटल अंदाज में उन्होंने एक किस्म से स्लैप किया, पीयूष गोयल तिलमिला के रह गए, कुछ कह नहीं पाए क्योंकि कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सामने ये सटल, बिल्कुल सटल एकदम शब्दों में शेख हसीना ने बात कह दी थी कि पहले बता देते। और उसका इतना रिएक्शन हुआ बाद में कि एक तरह से भारत सरकार को माफी मांगनी पड़ी और कहा कि नहीं नहीं, हम इसको जल्दी खोल देंगे और आगे से हम आपको पूरा सूचित किया करेंगे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो दोस्त बचा है पूरे साउथ एशिया में और उसको भी एंटेगोनाइज कर दोगे। आज वही दोस्त अपने सेकुलर कैरेक्टर के कारण, क्योंकि वहां 10% हिंदू हैं, 10% हिंदू हैं वहां पर, 1.5 करोड़, 1,60,00,000 हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर। और जितनी दुर्गा पूजा धूमधाम से, जितने पंडाल बंगाल में अपना क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में बनते हैं, उतने ही पंडाल दुर्गा पूजा के अवसर पर बांग्लादेश में भी बनते हैं, मैं आपको बताऊं। और अब रिवर्स माइग्रेशन है, इलीगली भारतीय बांग्लादेश में जाके काम करते हैं गारमेंट की फैक्ट्रीज में। मैं आपको बताऊं, इलीगली वो यहां नहीं आते हैं, जो इल्जाम लगाती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे अमित शाह ने क्या कहा था कि ये दीमक है, बांग्लादेशी दीमक। दरअसल कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो क्या शब्द बोल रहे हैं, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, इन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश की प्रोग्रेस एस्टाउंडिंग है, एस्टॉनिशिंग है, वो स्टार प्रोग्रेस है। और पिछले 10 सालों के अंदर जो उसकी पर कैपिटा ग्रोथ है, जो उसकी जीडीपी ग्रोथ है, दैट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, मोर देन इंडिया। लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को कहता है वी आर द फास्टेस्ट, लेकिन फिर नीचे कैप्शन लगाना पड़ता है अमंग द बिग इकोनॉमीज, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश की ग्रोथ ज्यादा है। कोविड के अंदर जब भारत की ग्रोथ -6.6 थी, -6.6, उस समय भी कोविड के साल में बांग्लादेश की प्रोग्रेस 3.5 प्लस में थी, माइनस में नहीं थी।
तो कभी-कभी हमें अपना चीज़ें सुधार लेनी चाहिए और सोच लेना चाहिए कि सिर्फ हमारी लीडरशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, जो साथ में हमारे पड़ोसी की लीडरशिप है, वो चुप रह के भी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपने कंट्री को भारत से बेहतर ट्रांसफ़ॉर्म किया है 101%। इसलिए मैं कहता हूँ, मोदी जी आपको शेख हसीना से सीखना चाहिए कि अल्टीमेटली एक सटल, एक सॉफ्ट लेकिन इफेक्टिव लीडरशिप किसे कहते हैं। इसीलिए आज शेख हसीना जब कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, बात करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनकी बात सुनी जाती है, यूनाइटेड नेशन में भी सुनी जाती है। और ये उनकी हिम्मत थी इस बार कि यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर उन्होंने कहा, अमेरिका से कहा कि सैंक्शंस लगाकर रूस पर कुछ नहीं होगा, आपको सैंक्शंस हटानी चाहिए वरना हम लोग मर जाएंगे, यानी कि डेवलपिंग नेशन मर जाएंगे। और रूस से कहा कि आप युद्ध करके पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल चुके हैं, बंद कर दीजिए युद्ध, बहुत हो गया। ये शब्द शेख हसीना बोल के आई हैं। ये बोलने की हिम्मत किसी और में नहीं थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस साल। इसलिए मैं तारीफ करता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो इंपॉर्टेंट है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। लेकिन जब तक हम अपने आप को क्या कहते हैं कि बड़ा समझना कम ना करें ना, तो तब तक पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ढोल मजारे पीटते हैं और लोगों को गरीब करते हैं और सारी दौलत चंद लोगों को सौंप देते हैं। ये सरकार चलाना नहीं होता है, ये देश चलाना नहीं होता है। देश चलाना किसे कहते हैं, शेख हसीना से सीखना चाहिए। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद आप सबका।